जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गया जीएस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 13 क्लास हमने लुसेंट के इतिहास के ऊपर लिया है, ठीक है। तो उसी सेगमेंट को आगे हम लोग चलाते हैं और चूँकि हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समाप्त किया था, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता मेरे पिछले क्लास में मैंने लिया, लेकिन वो वैदिक सभ्यता नहीं है, बल्कि वो क्या था कि वेद को एक किताब के रूप में, एक बुक के रूप में उसको एलोबरेट किया गया था। मगर अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सभ्यता को देखेंगे ना। क्या देखने वाले हैं? वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में क्या होगा कि देखेंगे कि ये जो वैदिक सभ्यता है इसका जो समय है इसको दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया है ना। एक तो इसका जो टाइमिंग होता है, इसका जो विभाजन किया गया है, एक जो किया गया वो है ऋग वैदिक काल में किया गया है ना। और इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में रखा गया है। वो ऐसा इसलिए किया गया है कि ऋग वैदिक सभ्यता, देखिए ध्यान रखिएगा, हम लोग वैदिक सभ्यता में एक को बोल रहे हैं ऋग वैदिक और दूसरा को बोल रहे हैं उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक सभ्यता का मतलब कभी कभी लोग कन्फ्यूजन में क्या कर देते हैं कि पूरा 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व को है ना कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये एक गलत चीज़ है। वैदिक सभ्यता के दो हिस्से होंगे, एक ऋग वैदिक काल होगा और दूसरा उत्तर वैदिक काल होगा। इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लें, है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पर हो जाता है, ठीक। तो पहला क्या करेंगे, ऋग वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रखेंगे और दूसरा उत्तर वैदिक काल को हम लोग कहाँ से रखेंगे, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान रखेंगे। तो एक तो हुआ डिवीज़न, पहले समझ लिया हम लोगों ने। आखिर ये डिवीज़न क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि इन दोनों के समय में समाज, संस्कृति, व्यापार, मॉडल, है ना, लॉट्स ऑफ थिंग, वो क्या थे, अलग अलग थे। तो उन विभाजन की वजह से क्या किया गया कि ये समय काल को विभाजित किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता जो लोगों ने बसाया था उनको हम लोग कहते हैं आर्य, है ना। वैदिक सभ्यता का जो स्थापना जिन लोगों ने किया था उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग आर्य कहते हैं, है ना। ये लोग कहाँ बसे थे? तो ये आर्य लोग बसे थे पंजाब में, है ना, और अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। उन दो जगह पर बसे थे, ये बसे थे पंजाब में और अफगानिस्तान में बसे थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, मतलब कि देखिए ये लोग, आप जानते हैं जैसे कि भारत का आप नक्शा जानते हैं, तो भारत में क्या, भारत के नक्शा में क्या होता है कि ऊपर में जैसे हम जानते हैं कि हिमालय है और आपके तीन तरफ से समुद्र है, तो कोई भी जो बाहरी आक्रमणकारी या बाहर से कोई भी प्रवेश करेगा उसके पास एक ही रास्ता होता है, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया से ही भारत में एंट्री कर सकता है और कोई दूसरे एरिया से नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो जब एंट्री करेगा तो कहाँ से करेगा, पंजाब के रास्ते से करेगा। तो पहली बार अगर बसना होगा तो कहाँ करेंगे, पंजाब अफगानिस्तान में बसेंगे, तब ना धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपका हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, तब ना जाकर के बसेंगे। तो कॉमन सेंस हो गया, याद करने की जरूरत नहीं, समझिए कि क्यों वो पंजाब में बसे थे या क्यों अफगानिस्तान में बसे थे। चूँकि वो लोग जब मध्य एशिया से भारत की तरफ आ रहे थे, है ना, चूँकि आप जान रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आ रहे थे, तो मध्य एशिया से आ रहे थे, तो उसी रास्ते में पहले वो पंजाब में आएंगे, उसके बाद फिर अफगानिस्तान में बसेंगे, है ना। आगे देखेंगे कि मैक्स मुलर जो एक इतिहासकार हैं, प्राचीन इतिहासकार हमारे मैक्स मुलर हैं, तो उन्होंने कहा क्या है कि जो आर्य थे वो मूल निवासी थे कहाँ के, मध्य एशिया के। मध्य एशिया का मतलब आपका क्या हो जाएगा कि आप सीरिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, है ना, ये सब के इलाकों को हम लोग क्या कहते हैं कि मध्य एशिया कहते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे तो मैक्स मुलर ने क्या कहा, देखिए अलग अलग विद्वानों ने इनके मूल स्थान, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मूल का मतलब होता है कि ओरिजिनली फर्स्ट टाइम कहाँ से आए। जैसे मान लिया कि आपके बारे में बात करेंगे तो हम लोग कहाँ के हैं, तो बिहार के मूल निवासी हैं। जैसे आप बॉम्बे चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, स्विट्ज़रलैंड में चले जाइए, वहीं बस जाइए, 500 साल तक रह जाइए, लेकिन 500 साल तक भी हमारा जो कलर होगा या हमारा जो हैबिट होगा या हमारा जो वंश होगा, बोलेंगे कहाँ से भाई, तो हमारा मूल जड़ जो है वो बिहार था। तो उसी तरह से आर्य जो थे उनका जो मूल निवासी स्थान था वो क्या था, मध्य एशिया था, जो कि ज्योग्राफिकली मैंने आपको समझा दिया कि वो आपका सीरिया वगैरह या ईरान, इराक का इलाका जो होगा वहाँ पर होगा। तो ये मैक्स मुलर बोलते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक इसके बारे में क्या बोलते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये लोग जो थे वो कहाँ से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे, है ना। और अलग अलग इतिहासकारों का अपना अपना अलग कथन है। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने जो पुस्तक है उनका कि आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस, याद रखेंगे कि उन्होंने कौन सी किताब लिखा था, उन्होंने किताब बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्यंस। ये पुस्तक उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने बताया है कि जो आर्य थे वो कहाँ रहते थे, तो उत्तरी ध्रुव पे रहते थे, नॉर्थ पोल पर रहते थे वो लोग, ये उन्होंने कहा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आर्यों द्वारा जो स्थापित सभ्यता था उसको क्या कहा गया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ऊपर में कि आर्यों ने ही क्या किया था कि वैदिक सभ्यता को बसाया था। तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है।
क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो है सो वेद पुस्तक आया था, है ना। तो वेद पुस्तक आया था, तो उस पुस्तक के आधार पर हम लोग इसका नाम क्या रखते हैं? वैदिक सभ्यता रखते हैं। आगे देखेंगे ग्रामीण। यहाँ का देखिए, पीछे में अगर हम लोग मेरा पिछला क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हम क्या बता रहे हैं कि ये जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब ये समझिए कि क्यों ग्रामीण सभ्यता हम बता रहे हैं और क्यों, क्या बेस होता है, व्हाट इज़ द मॉडल टू डिफाइन द रूरल और द अर्बन सिविलाइजेशन। तो उसका कारण ये होता है कि देखिए, जहाँ का इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड रखता है, यानी कि एक वैदिक सभ्यता थी, है ना। और मैंने ये बताया था कि जो ग्रामीण है ना, ये कैसे था, तो ग्रामीण तो मैं ये डिफाइन कर रहा था कि ग्रामीण किनको कहेंगे कि जब एक इकोनॉमिकल मॉडल जो होता है उसका मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम अगर एग्रीकल्चर से आता है, तो वैसे सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामीण सभ्यता कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इनकी जो भाषा होती थी वो कैसी होती थी? संस्कृत। और एक दूसरी बात आपको यह भी बता दें कि जब अर्बन बात करेंगे कि अर्बन सिविलाइजेशन कैसा होगा, तो अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ का सोर्स ऑफ इनकम मैक्सिमम व्यापार ट्रेड पर होता है, तो वहाँ पर को हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्बन या नगरीय सभ्यता हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर का जो वैदिक सभ्यता का जो आपका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था? ग्रामीण था, ठीक है। क्योंकि उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था कि एग्रीकल्चर था, इस वजह से इसको ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। अभी वर्तमान में भारत का ले लीजिए, तो वर्तमान में भारत को आप कैसी सभ्यता बोलते हैं? अगर 500 साल 1000 साल के बाद वर्तमान 2021 की सभ्यता के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो हम बोलेंगे कि भारत का जो सभ्यता है 2021 का वो ग्रामीण है। आधी हम लोग बोलते हैं कि भारत गाँव का देश है, ठीक है। आगे देखेंगे कि प्रशासनिक इकाई जो इसकी हुआ करती थी वो होती थी कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र की हुआ करती थी, है ना। मतलब हुआ क्या? प्रशासनिक का मतलब क्या हुआ? प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे वर्तमान में हम जानते हैं कि देश जो है भारत है उसको पहले देश बोलते हैं, उसके बाद उसमें स्टेट को बांटा गया, स्टेट से फिर आपका जिला बांटा गया, जिला से प्रखंड बांटा गया, है ना। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ कि अगर नीचे से चलेंगे तो सबसे छोटी इकाई जो होगी वो होगी कुल की, है ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वर्तमान में भी अगर बात करेंगे 2021 में, तो सबसे छोटी इकाई क्या? परिवार है हमारा, है ना। वहीं से तो शुरू होता है, परिवार होता है, फिर मोहल्ला बनता है, फिर उसके बाद जिला बनता है ना, इस तरह से। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। कुल के बाद जो है ग्राम थी, ग्राम के बाद क्या थी? विश्व थी, विश्व के बाद क्या थी? तो जन थी, और जन से ऊपर कौन था? राष्ट्र था। वर्तमान में समझेंगे, इसको भारत मान लीजिए, इसको स्टेट मान लीजिए, इसको जिला मान लीजिए, इसको गांव मान लीजिए, और गांव के बाद परिवार, सिंपल। तो कुल के मुखिया को बोलते थे कुलपति। कुल के मुखिया क्या कहते थे? कुलपति कहते थे। और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, है ना। क्या बोलते थे? कुलपति। आपके कुलपति होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, तो बस उसी तरह से याद रखिएगा, कुलपति। ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्रामीणी। इसका जो मुखिया होता था, जैसे अभी मान लीजिए कि भारत देश का जो मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो उसी तरह से कुल का मतलब क्या होगा? कुल का मुखिया को कुलपति कहेंगे, है ना, यानी कि हमारे फादर, है ना, ग्रैंड फादर, दादा। ग्राम के मुखिया को क्या बोलेंगे? ग्रामीणी, जिसको आज मुखिया हम लोग बोलते हैं। विश्व के जो होते हैं उसको विश्वपति बोलेंगे, है ना। विश्वपति यानी कि जो विश्व के जो आपके यानी कि जिला के जो अधिकारी होते थे, सर्वोच्च अधिकारी, वो क्या होते थे? विश्वपति। जन मतलब जनपद यानी कि स्टेट, है ना। तो स्टेट को क्या बोलते थे? जन। और यहाँ के जो शासक होता था उसको बोलते थे राजन, है ना। और राष्ट्र, अभी राष्ट्र का शब्द तो है लेकिन राष्ट्र अभी बना नहीं है, वो बनेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो अभी यहाँ पर हेड के बारे में नहीं हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे राज्याधिकारी। तो राज्य अधिकारी में कौन होता है? जैसे अधिकारी आज के डेट में भी अधिकारी हमारे हैं ना, मिनिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं। तो वो जो मिनिस्टर हैं तो उनमें तो वो हो गया क्या? वर्तमान में अधिकारी में। तो उस ज़माने में वैदिक सभ्यता में जो अधिकारी होते थे उनको बोलते थे पुरोहित और सेनानी कहते थे, ठीक है। तो पुरोहित का मतलब क्या हुआ? पुरोहित का मतलब था कि एक एडवाइजरी बॉडी होती थी, यानी कि एडवाइज, राजा को, राजन को सजेस्ट देने वाला, एडवाइस करने वाला जो था एक अधिकारी होता था, जिसको हम पुरोहित कहते थे, है ना। और दूसरा जो था वो क्या था? सेनानी। सेनानी मतलब समझ गए, सेना वगैरह का देख रेख करने वाला। तो ये दो मुख्य जो अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। इस समय दो जो पुरोहित थे, एक का नाम था वशिष्ठ और दूसरे का नाम था विश्वामित्र। याद रखेंगे, एक का नाम क्या है? विश्वामित्र, एक का नाम क्या है? वशिष्ठ। इन दोनों के विचारों में अंतर था। विचार क्या था? वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी यानी कि ऑर्थोडॉक्स विचार के थे, पुरातन चीज़ों को मानने वाले थे। जबकि विश्वामित्र जो थे वो उदार थे, लिबरल थे, यानी कि डेवलपिंग थॉट के रखने वाले वे व्यक्ति थे, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे रत्नी। रत्नी का मतलब होता है अन्य अधिकारी। ये तो समझ लीजिए कि मंत्री हो गए, है ना। और ये लोग समझ लीजिए कि रत्नी का मतलब हो गया कि प्राधिकारी, अधिकारी, अथॉरिटी, ऑफिसर्स वगैरह जो होते थे उनको रत्नी कहते थे। और वो कितने प्रकार के होते थे? तो वो 12 प्रकार के रत्नी हुआ करते थे। इनका काम क्या होगा? तो रत्नी का काम जैसे मान लिए कि रथकार, आज के ज़माने में तो बढ़ई का जो है ना, बढ़ी जो हो गए या अन्य जो इस तरह के कुम्हार हो गए, तो इनका आज के डेट में भले कोई महत्व ना हो, लेकिन आपका इस ज़माने में क्या नाम है कि वैदिक ज़माने में ये बहुत बड़े पदाधिकारी कहलाते थे, रथकार, कुम्हार, बहुत बहुत इनका मतलब इज्जत हुआ करता था, ठीक है।
तो रत्नी कितने प्रकार के होते थे? तो 12 प्रकार के होते थे, और किसके सहित? राजा सहित 12 प्रकार के होते थे, ठीक है। मतलब कि राजा को भी जो है रत्नी के अंतर्गत ही काउंट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि पूरब नाम का एक अधिकारी हुआ करता था, है ना, यानी कि ये भी इसको रत्नी ही के अंतर्गत रखेंगे। वो क्या होता था कि दुर्गपति होता था। दुर्गपति को पूरब कहते थे। दुर्गपति मतलब क्या? दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, जैसे लाल किला, है ना, तो क्या हो, एक दुर्ग है, और उसका जो पति का मतलब मालिक, यानी कि एक किला को देखने वाला, उसके पूरे सुरक्षा और हर चीज़ का इंतजाम रखने वाला को व्यक्ति को, अधिकारी को क्या बोलते हैं? पूरब कहते हैं। उसी तरह से एक इस्पत नाम का अधिकारी था। इस्पत, उसको क्या बोलते थे? गुप्तचर होता था वो, यानी कि जासूसी करने वाला। जाहिर सी बात है कि जैसे आज के डेट में रॉ, आज के क्या बोलेंगे? आज के डेट में इसको आप रॉ बोल सकते हैं, RAW, है ना, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोल सकते हैं, या आप CBI वगैरह आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया, आई होप सो। आइए इधर देखते हैं। वाजपति नाम का अधिकारी क्या था? वाजपति नाम का जो अधिकारी हुआ करता था, ये गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। गोचर भूमि का मतलब होता है चरने वाली जो भूमि, उस जमाने में चरने वाली भूमि का बहुत महत्व होता था, चूँकि जानवरों का, पशुओं का क्या होता था? बहुत महत्व हुआ करता था, इसलिए चरने वाली भूमि का भी क्या था? बहुत महत्व हुआ करता था। इस वजह से वहाँ पर जो है गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था, वो एक अलग अधिकारी था, रत्नी था, जिसको हम लोग वाजपति कहते थे, ठीक है। उग्र क्या था? उग्र जो होता था वो अपराधियों को पकड़ने का काम किया करता था, है ना। उग्र का क्या करता था? अपराधियों को पकड़ने वाला। तो अपराध वर्तमान में समझिए कि अपराधियों को जो पकड़ने वाला व्यक्ति होता है, व्यक्ति मतलब अधिकारी जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कि उसको हम लोग पुलिस बोलते हैं, है ना। तो देखिए उग्र जो है उसका मतलब वर्तमान का पुलिस। तो जब पुलिस आपको, जब उग्र मतलब पुलिस समझ गए, तो अगर वहाँ पर ऑप्शन एग्जाम में आ जाएगा कि अपराधियों को पकड़ने वाला, तो दैट्स इट, हाँ, समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कोई हमको वैदिक सभ्यता में कोई न्यायाधिकारी नहीं मिलता है, जैसे जज, न्यायाधीश, है ना, काजी वगैरह जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अभी वर्तमान में हम पढ़ते हैं वकील, जज, ये सब होता है। तो उस समय, है ना, न्यायाधिकारी नाम जैसा कोई पदाधिकारी हमको देखने के लिए नहीं मिलता है ना। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि उस ज़माने में जो राजन हुआ करता था वही न्यायाधीश हो सकता है। तो ये तो खैर डिस्कशन वाली बात है, यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर एक दो संस्थाएं होती थी वहाँ पर लोग, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो एक तरह से डेमोक्रेटिक स्टाइल में होता था उसका, है ना, लोकतांत्रिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो उसके लिए दो संस्थाएं थी, एक का नाम था सभा और दूसरे का नाम था समिति। सभा ठीक आज के राज्यसभा के जैसा है ना, चूँकि आपको मालूम है कि राज्यसभा में जो लोग बैठे होते हैं वो लोग क्या होते हैं? वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब के जो वरिष्ठ होते हैं, जिनको हम है ना, जैसे 12 लोग आप जानते हैं राज्यसभा में जो 12 लोग होते हैं, वो किसी खास, है ना, खास का मतलब हो गया कि वो लोग विज्ञान, कला, संस्कृति में जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको हम उसमें नॉमिनेट करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सभा में भी जो लोग होते थे वरिष्ठ लोग होते थे, श्रेष्ठ लोग इसके सदस्य होते थे, है ना। संप्रभात का मतलब होता है बहुत वर्चस्व वाले, जैसे आज के डेट में मुकेश अंबानी वगैरह जो हो गए, है ना, एयरटेल के मालिक वगैरह हो गए, तो सब क्या हो गया? अडानी हो गए, तो ये सब संप्रभात लोग हो गए। तो ऐसे लोगों को सदस्यता दिया जाता था सभा में, ठीक है। और समिति आज के लोकसभा के जैसा है समिति, जिसमें आम जनमानस के प्रतिनिधि यानी कि MP लोग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आम जनता के। तो यहाँ पर भी आम जन जो होते थे या आम जनता जो है से इसके सदस्य होते थे समिति के। तो दोनों क्लियर हो गया। तो क्या सभा और समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी? तो हाँ बिल्कुल, स्त्रियां भी जो थी वो क्या होती थी कि सभा और समिति में भाग लेती थी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि इन सभा समिति का अध्यक्ष भी होता था, है ना। इस अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहते थे, है ना, ईशान सिंह, ठीक है, ईशान कहते थे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि युद्ध का नेतृत्व, अगर कभी युद्ध भी हो गया अगर मान के चलिए, तो युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? तो राजा किया करता था। उसके बाद देखेंगे कि युद्ध क्यों होता था? तो युद्ध गविष्टि के कारण होता था। गविष्टि का मतलब कि गाय जो होते थे, गाय के चोरी होते थे बहुत, और गाय की वजह से क्या होता था कि उस समय युद्ध काफ़ी होते थे। आज भी देखेंगे कि गाय की वजह से युद्ध होता है। युद्ध का मतलब आप देखेंगे कि डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे समाज में, सोसाइटी में, है ना। हिंदू मुस्लिम वाला मामला आप जानते हैं, बहुत अच्छे से यूट्यूब व्हाट्सएप पर आपका चलते रहता है, वो देखिएगा। तो गविष्टि, है ना, गायों को खोज, ठीक है। वैसे गविष्टि का मतलब आप ये भी बताएंगे कि गाय की वजह से युद्ध को गविष्टि भी कहा जाता था। दशराग्य युद्ध का यहाँ पर क्या मिलता है? हमें यह वर्णन मिलता है ना। कहाँ मिलता है? 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। अब दशराग्य युद्ध क्या है? तो दशराग्य युद्ध जो था वो 10 राजाओं का, किसके साथ? 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है। सुदास को, इसी को हम लोग बोलते हैं दशराग्य युद्ध बोला जाता है, ठीक है। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे, पुरुषनी नदी ओल्ड नाम है और वर्तमान नाम है इसका रावी नदी। तो याद रहेगा कि दशराग्य युद्ध जो था वो पुरुषनी नदी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सुदास की जीत होती है।
बस जितना बोले उतना एकदम ठीक से सुनिए। दसराग युग कहाँ इसका वर्णन है, तो 7वें मंडल में। और ये कहाँ लड़ा गया था, तो पुरुष नदी, रावी नदी के किनारे। और इसमें ये क्या था, तो 10 राजाओं 10 जनों यानी 10 कबीलों या 10 जनों तथा सूदास के बीच में लड़ाई होता है, जिसमें जीत सूदास की होती है। आगे इसमें आप बताएंगे कि ऋग वैदिक समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था। तो ये जो 4 वर्ण है वो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है, तो उसमें हम आपको समझाएंगे कि ये 4 वर्ण क्या थे, कैसे थे, आश्रम व्यवस्था वगैरह सब समझाएंगे। तो ये जो आपका समाज जो 4 वर्णों में विभाजित था, इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख हमको पता चलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, है ना। कहाँ मिलता है, देखिए ये जो चारों जो वर्ण हैं, तो क्या एक पुरुष के बारे में बताया था कि पुरुष से ही जो है सो एक जो पुरुष है उसको 4 डिवीजन होता है। तो हम कल बताएंगे वो डिवीजन कैसे है। तो लेकिन याद रखेंगे कि क्या है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के बारे में, जिनका ब्रह्मा है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जो वर्णन दिया गया वो पुरुष सूक्त में दिया गया, जो कि 10वें मंडल में। ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है सो हम लोग बनाएंगे कल इसी के ऊपर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सभा समाप्त किया जाता है।